तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला किसे जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन रीजन। कोई रीजन या एरिया आपको अगर दिया हुआ है तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसे क्रॉस कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर गॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। ये उल्टा दिख रहा है, एक सेकंड। तो एक तो है गॉस स्टेटमेंट। गॉस स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गॉस स्टेटमेंट बताता है कि अगर आपके पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, और उसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो, तो उस ऑब्जेक्ट से कोई डाउट पूछ रहा है, क्या लिख रहे हो भाई? ये कौन है? ये सांबित दत्ता? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। सर ठीक है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था, गॉस स्टेटमेंट बोलता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रही है, फिर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से पार करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ये हो जाता है गॉस का स्टेटमेंट। उसके बाद आता है गॉस लॉ। तो लॉ स्टेटमेंट से कैसे अलग हो जाता है? लॉ में बोला जाता है द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय इट पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला कैसे जाए? तो हम जानते हैं कि बेसिकली फ्लक्स को डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक सिंपली एक एरिया दिया होता 2D ऑब्जेक्ट का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तब तो हम फाई सिंपली लिख देते थे कि E, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया A, ये एंगल है मान लो थीटा, तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके पास तो ढेर सारे एरिया होंगे, मतलब उसका सरफेस एरिया होगा जो हम कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसको कट कर रही होगी तो हर जगह पे अलग अलग एंगल्स बन रहे होंगे एरिया वेक्टर के साथ। 2D ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक पर्टिकुलर एरिया वेक्टर नहीं बताया जाता है। मान लो ये 2D ऑब्जेक्ट है हमारी, तो उसके लिए ये भी एरिया वेक्टर हो सकता है और ये भी एरिया वेक्टर हो सकता है। हम दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। कंडीशन बस ये होती है कि प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट के लिए बोल दिया जाता है कि एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। जैसे ये अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर जाता हुआ होगा, ये अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर जाता हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गॉस ने बोला कि मान लो कि यहाँ पे आपने छोटा सा एरिया लिया है ds, ठीक है ना, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी कुछ E1, तो उसका छोटा सा फ्लक्स जो आप लिखोगे d∅1, छोटे से फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी E1 इंटू ds, डॉट प्रोडक्ट ds के साथ, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे मान लो छोटा सा ds एरिया एक और हमने लिया, तो ये होगा E2 इंटू ds। ऐसे इसके सरफेस के ऊपर आप इन्फानाइट छोटे छोटे एरिया लोगे और उन सभी के समीशन को ही तो टोटल फ्लक्स बोला जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से इंटीग्रेट करके लिखना, पूरे सरफेस के लिए जब आप किसी चीज को करते हो तो आप सिंबल बना देते हो सरफेस इंटीग्रल साइक्लिक फॉर्म में E डॉट ds। ये बताना चाहता है कि उस सरफेस के ऊपर जितने भी छोटे छोटे एरियाज एग्जिस्ट करते होंगे उन सभी का डॉट प्रोडक्ट वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने किया होगा और उन सभी का एडिशन भी किया है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा जो डाउट था। ठीक है ना।
आगे इसमें देखते हैं कि अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। हाँ, एक चीज और थी, वो थी गॉसियन एरिया या गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक तरह की सरफेस और डिफाइन की गई है इसके साथ। इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी बस इसका मतलब समझ लो। गॉसियन सरफेस किसी भी ऐसी सरफेस को बोला जाएगा जिसके ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैं बता सकता हूं कि मान लो एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, उससे डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा हमें पता है वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इससे आर डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं, वहां पर भी मैग्नीट्यूड यही होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लूं तो भी मैग्नीट्यूड यही होगा। 3D स्पेस में एक स्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट करना चाहो जहां पर कि मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर ही हो, तो हमें क्या मिलता है, एक स्फीयर मिलता है, ठीक है ना। तो उसे भी एक गॉसियन सरफेस कहा जा सकता है। अब हर ऐसी सरफेस जिस पर कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, क्या हर ऐसी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। कंडीशन ये है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। लेकिन आप जो यूज कर सकते हो गॉसियन सरफेस, वो या तो आप सिलिंड्रिकल यूज कर सकते हो या फिर आप स्फेरिकल यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें इन्हीं दोनों को यूज करना होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था, पीडीएफ में दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो एग्जांपल बताता है कि गॉस लॉ को यूज कैसे किया जाता है। सिलेंडर कैसे, किसी ने डाउट पूछा है। हाँ, तो सिलेंडर कैसे हो सकता है, मान लो आपके पास एक लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज के लिए आप स्फीयर तो चूज कर नहीं सकते, तो आप कैसा स्ट्रक्चर लेते हो उस केस में, एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर लेते हो। उस सिलेंडर जैसे कि हॉलो सिलेंडर हो और उसकी एक्सिस पे लाइन चार्ज रखा हो, तो सिलेंडर के हर पॉइंट की दूरी अपनी एक्सिस से क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो उन केसेस के लिए हम क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। अभी आएगा किस केस में सिलेंडर लेना है, किस केस में स्फीयर लेना है, सब पता लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो एग्जांपल में एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है या कोई भी रैंडम सरफेस ले लिया है, 3D सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है -2q और एक चार्ज रखा है +3q, और पूछा गया है नेट फ्लक्स क्या होगा। तो टोटल चार्ज जैसा कि हम देख सकते हैं अंदर कितना हो जाएगा, 2q, तो हमारा फ्लक्स हो गया 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्जेस बाहर भी अगर और रखे होते तो उन्हें हमें काउंट नहीं करना होता, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस कभी भी नेट फ्लक्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो गॉस का स्टेटमेंट है। फ्लक्स सिर्फ तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड हो। आगे है कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और एडवांस में ही पूछा जाता है जनरली इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन। तो पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए ये समझने के लिए कि सॉलिड एंगल बोला कैसे जाता है। तो सॉलिड एंगल बेसिकली द 3D एंगल इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। 3D एंगल कैसे बनेगा, मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है ना। इस ट्रायंगुलर प्लेट को मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर इस तरह से घुमा दूं, ठीक है ना, इस तरह से अगर मैं इसे घुमाना शुरू कर दूं, तो जो 3D वर्ल्ड के अंदर जो शेप बनेगा वो कैसा शेप बनेगा, एक कोन का शेप बनेगा। बेसिकली अगर आप एक कोन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हो, तो जो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो स्ट्रक्चर क्या दिखता है आपको, कोन दिखता है। तो इस ट्रायंगल के लिए हम कुछ एंगल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहले सुना होगा तुमने, ये जो एंगल होता है इसे हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो ये हो गया हाफ एंगल, थीटा को मैं बोल सकता हूँ हाफ एंगल, ठीक है ना। इसे अब हमने क्या किया है, 3D में अगर रोटेट किया है तो इससे हमें क्या मिला है, एक कोन मिला है। तो जो एंगल 3D में फॉर्म हो रहा होगा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है ना। वैसे मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उल्टा ओम का सिंबल जैसा, ठीक है। तो ये रिलेशन, हालांकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब आपको प्लेन एंगल जो यहाँ पे होता है और सॉलिड एंगल जो होता है उनके बीच में एक रिलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इनके बीच की रिलेशन होती है वो हमें याद रखनी है, वो आ जाती है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस थीटा, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जैसे प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आ गया है सॉलिड एंगल इज 2π1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा आपका क्या है, हाफ एंगल, जो कि प्लेन एंगल था किसी ट्राइंगल का। अब इसके यूज से फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा,
उसके लिए एक चीज और हम समझ लेते हैं कि एक स्फीयर क्या सबटेंड कर रहा होता है, अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होता है। यानी अगर आप एक स्फीयर ले लो और हम पूछें कि वो अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अगर हम इन 2-3 चीजों का याद रखेंगे तो फिर हम सॉलिड एंगल पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या याद रखना है, एक तो रिलेशन सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में, और दूसरा कि कोई भी स्फीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, वो 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब इसकी हेल्प से देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए हैविंग चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट सेंटर। हालांकि ये सॉलिड एंगल पे बेस्ड नहीं है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक क्यूब है मान लो आपके पास, तो क्यूब की कितनी सरफेसेस होती हैं, क्यूब की हमारे पास पता है 6 सरफेसेस होती हैं, और क्यूब के सेंटर में मान लो कि एक चार्ज रखा गया है क्यू। अब अगर इसको एक 3D ऑब्जेक्ट माना जाए तो इसने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो कितना किया है, क्यू। तो इससे अगर मैं टोटल फ्लक्स बोलूं तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, नेट चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये चार्ज जो फील्ड लाइंस बना रहा होगा, जो कि बाहर की तरफ जा रही होंगी, वो इस क्यूब से नेट फ्लक्स जो क्रिएट कर रही है वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी किसी एक साइड से कितना फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है, एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, और 6 जो फेसेस हैं वो इसके लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। तो हर एक फेस से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो जा रहा होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लक्स निकालने की, जो हम बात कर रहे थे। तो मैंने अभी तक बोला कि जो स्फीयर है वो अपने सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा होता है। अब मान लो कि एक स्फीयर है रेडियस आर का, और उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। पूछा जाए कि स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स होगा इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, जो कि कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इसका टोटल फ्लक्स, जो कि कितने एंगल स्टेरेडियन से आया है, 4 पाई स्टेरेडियन। इसकी सरफेस जो है वो अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 4 पाई। तो वहां से आपको मिला है इतना। अब मान लो कि कोई बोल देता है कि आपके पास एक सरफेस है जो कि अपने सेंटर पे, या इसका छोटा सा सेक्शन है जो कि अपने सेंटर पर कोई ओमेगा स्टेरेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फिर कितना फ्लक्स उस एरिया से क्रॉस करके जा रहा होगा बाहर। पूरे स्फीयर से हमें पता है टोटल फ्लक्स आया है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो पूरा स्फीयर था वो सेंटर पे सबटेंड कर रहा था 4 पाई स्टेरेडियन। अब हमने छोटा सा सेक्शन ले लिया उसी स्फीयर का जो कि सबटेंड कर रहा है कोई ओमेगा सॉलिड एंगल, तो फिर कितना फ्लक्स गया होगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स जो इससे क्रॉस करके जा रहा होगा, यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं, वो हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ओमेगा। कह सकते कि नहीं, ओमेगा की मैं वैल्यू अगर पुट कर देता हूं तो हमें मिलेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में हमें हाफ एंगल दिया रहेगा। तो हाफ एंगल के टर्म्स में अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसी की वैल्यू हमें मिल जाती है कि जो फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा होगा वो हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया अगर आपको प्लेन एंगल दिया है उसके टर्म्स में फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस को, और ये हो गया फॉर्मूला सॉलिड एंगल के टर्म्स में अगर हमें सॉलिड एंगल दिया गया है तो। किसी को डाउट है यहां तक? कोई बोल रहा है लास्ट पार्ट रिपीट करना है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि पूरे स्फीयर से, मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमें पता है कि स्फीयर अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है वो सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो मान लो पूरा स्फीयर नहीं है, कोई सेक्शन है आपके पास स्फीयर का जो कि अपने सेंटर पे कोई ओमेगा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो हम जानते हैं 4 पाई स्टेरेडियन से जा रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्टेरेडियन से जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा स्टेरेडियन से जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। और ओमेगा और थीटा के बीच में हमें रिलेशन पता है, थीटा जो कि क्या है आपका हाफ एंगल है, अगर ट्रायंगल का केस हम ले लें तो ये हो गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल।
सॉलिड का हाफ एंगल मतलब बेटा, सॉलिड का हाफ एंगल का कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट ली होगी, जिसे आपने घुमाया है 3D स्पेस में, उसका हाफ एंगल जो होता है उसके सॉलिड एंगल के साथ रिलेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, वो है। ठीक है। स्फीयर का हाफ एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्फेरिकल सरफेस बनानी है, जैसे मैं अगर ये ट्रायंगल ले लूं और इसे घुमाना चाहूं तो आपको एक कोन मिलता है, ठीक है ना। अब यहां से जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर आप यहाँ पे एक सरफेस बना भी देते हो तब भी तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहां से आपको इतना सेक्शन मिला होता है स्फीयर का, तो इस एंगल को क्या रखा जाए ताकि एक पूरा स्फीयर बन जाए, तो ये थीटा आपके पास पाई आता है। थीटा पाई आता है, जिसकी वजह से ओमेगा हमें मिल जाता है कितना, 4 पाई। हाँ तो रुद्रायन, स्फीयर के केस में 2D शेप जो आपने घुमाया होगा वो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर आप हाफ एंगल ले लेते हो कितना, पाई एक तरह से, ठीक है ना, और उसे घुमाने की कोशिश करते हो ऑलमोस्ट पाई, तो फिर आपको जो मिलेगा वो स्फीयर मिलेगा एक तरह से, ठीक है ना। एक शेप को घुमाने से नहीं आएगा। ऐसा सोचो कि सेमी सर्कल कब बनेगा। सेमी सर्कल अगर आपको बनाना है तो अगर मैं इसको पाई/2 ले लेता हूँ ऊपर और नीचे, ठीक है ना, और इस तरह के दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ऐसे बन गया। इसको अगर मैं घुमाऊं 3D में, अब तुम ये सोच रहे हो कि सर्कल तो बन नहीं रहा है, हालांकि अब हम कह रहे हैं यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो जहां से जो फील्ड लाइन कट करके जा रही है, अगर आप यहाँ पे ऐसा सरफेस ले भी लो तब भी तो फील्ड लाइंस उतनी ही कट करके जा सकती हैं, तो फ्लक्स सेम आता है। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हाफ एंगल अगर हम लेते हैं पाई/2, सेमी हेमिस्फीयर बनाने के लिए, मेरा मतलब 3D में अगर घुमाया जाए, तो स्फीयर के लिए हम क्या ले लेंगे, इसे पाई। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपको अभी तो बस क्या याद रखना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सिंपली Q(N/ε0), ये होता है आपका टोटल फ्लक्स। ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ट्राई करो सभी लोग फर्स्ट का ए पार्ट। अगर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो उससे हेल्प मिलेगी। एरिया इंक्रीज हो रहा है, कुणाल का डाउट है। एरिया किस चीज का इंक्रीज हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे इंक्रीज हो जाएगा, जितनी फील्ड लाइंस इस रीजन को, इस लाइन को कट करेंगी, वो सभी इसको ही कट करेंगी ना, कोई एक्स्ट्रा लाइन तो आ नहीं सकती है जो इसे कट करे। तुम E.A की बात कर रहे हो, तो वहां पे एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा और दोनों सेम आ जाएंगे। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी बस ये याद रखो कि टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है Q(N/ε0). सॉलिड एंगल वाली जो बात है, जब क्वेश्चन आएगा मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट।
ये अभिनव, तुम्हें डाउट है कि प्रोजेक्टेड एरिया कहाँ यूज करते हैं? 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने बोला था कि नेट फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट से जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, वो हमेशा क्या होगा? जीरो। क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है वो इक्वल होगा फ्लक्स जो एग्जिट कर रहा है उसके। अब अगर कोई उस क्वेश्चन में पूछ ले कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो उसे बताने के लिए हम प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम ट्राइंगल बोल दें, इस तरह से फील्ड जा रही हो, पूछा जाए टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन फ्लक्स एंटर कितना कर रहा है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका एरिया प्रोजेक्टेड। ठीक है। हाँ, अंदर अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के क्यू रखा हुआ है तो फिर नेट फ्लक्स कितना होगा, तो वो हो जाता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं बताता हूँ। इसके लिए अगर सॉलिड स्टेट आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो फायदा होगा काफी। ठीक है ना? तो एक क्यूब दिया गया है और उसकी एजेस पे कुछ कुछ चार्जेस रखे गए हैं। जैसे यहाँ पे रखा गया है 4Q, यहाँ पे रखा गया है Q, और यहाँ पे रखा गया है -2Q। अब अगर एक क्यूब के कॉर्नर पे आप कोई चार्ज रखते हो, तो ऐसा मानो कि वो एक स्फीयर है। जो चार्ज हमने पुट किया है वो एक स्फीयर है। अब ये पूरा चार्ज तो इस क्यूब के अंदर है नहीं, इसका कुछ पोर्शन इस क्यूब के अंदर आ रहा होगा क्योंकि ये कॉर्नर पर है। तो इस स्फीयर का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर आ रहा है, अगर हमें ये समझना है तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो इसके पास में एक और क्यूब होता तो कुछ पोर्शन उसमें जाता, इसके पीछे एक क्यूब होता तो कुछ पोर्शन उसमें जाता, इसके ऊपर कुछ क्यूब होता तो एक पोर्शन उसमें जाता। यानी कि हमें कह सकते हैं कि एक स्फीयर को अगर आप एक कॉर्नर पे रख देते हो तो 1/8 पोर्शन जो होता है उस स्फीयर का, वो एक क्यूब के अंदर आ रहा होता है। ठीक है ना? ऐसा समझ सकते हैं कि एक फ्लोर के ऊपर अगर 4 कमरे हैं और अगर आप कॉर्नर देखो अपने रूम का, तो वो जो कॉर्नर होगा वो इस फ्लोर पर 4 कमरों में शेयर्ड होगा। साथ ही साथ वो कॉर्नर ऊपर भी अगर 4 कमरे बनाए जाएंगे तो उनमें भी शेयर्ड होगा। तो उस कॉर्नर पर अगर कोई स्फीयर या बॉल रख दी जाए तो उसका 1/8 पोर्शन हर कमरे के अंदर आ रहा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हो कि कॉर्नर के लिए 1/8 पोर्शन जो है वो अंदर आता है। अगर हम साइड की बात करें तो साइड पे रखने पे 1/4 पोर्शन जो है वो अंदर आता है। अगर आप फेस पे रखोगे, फेस जो होता है क्यूब का, तो आधा उस तरफ और आधा इस तरफ, यानी 1/2 पोर्शन अंदर आता है। इन्हीं पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें 4Q/8 एक तो अंदर आया है, प्लस एक Q/8 अंदर आया है, और एक -2Q/8 अंदर आया है। यहाँ से हमें मिलेगा 3Q/8, और आंसर हो जाएगा 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट। काफी लोगों का आ गया था शायद फर्स्ट पार्ट। 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट मेनली जो आपको याद रखना है क्यूब के लिए। ठीक है ना? अगर विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो एक बार सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब कर पाओगे, या फिर मैं क्लास में होता तो मैं समझा पाता। ठीक है ना? वैसे तो समझ सकते हो कि जैसे एक रूम का कॉर्नर अगर आप देखो, छत पे जो कॉर्नर है वो इस फ्लोर पे 4 रूम्स के बीच में शेयर होगा। अगर आप 4 रूम्स बनाओगे तब जाके पूरी तरह से कवर होगा। सिमिलरली ऊपर भी 4 रूम्स, तो 1/8 पोर्शन एक रूम के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? या फिर याद रख लो कॉर्नर के लिए 1/8 आता है। जो साइड होती है क्यूब की उस पर अगर आप रख देते हो तो 1/4 आता है। फेस पे अगर आप रख देते हो जैसे कि ये है तो हाफ आता है। किसी को कोई डाउट है इसमें फर्स्ट पार्ट में? यस सर, यस सर का मतलब डाउट है क्या?
हाँ ये पॉइंट चार्जेस हैं। हाँ हर्ष बोलो, डाउट क्या है? तुम्हारा डाउट है ये पॉइंट चार्जेस है ना? ये डाउट है क्या? हाँ ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का ऐसे तो वॉल्यूम नहीं होता है, पर ऐसे तो आप किसी भी ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो वॉल्यूम है, वरना फिर तो कभी इनका क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं सकता, जीरो ही आएगा फिर तो। ठीक है, तो आपको स्फीयर कंसिडर करना होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है रोहन गुप्ता, तुम्हें समझ नहीं आया 1/8 कैसे हुआ है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, इमेजिन करो कि ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना? अगर हमारे पास ये क्यूब है और हमने इसके कॉर्नर पे एक चार्ज को रखा हुआ है जो कि स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर लाई कर रहा होगा? ठीक है, अगर हम इमेजिन करें तो ऐसा सोच के देखो कि इसके साइड में अगर एक और क्यूब आप बना देते जिसकी एक साइड ये होती, तो उसमें भी एक कॉर्नर शेयर हुआ होता। सिमिलरली एक क्यूब अगर आप ऊपर बनाओगे तो उसमें भी एक कॉर्नर शेयर होगा। सिमिलरली एक क्यूब आप और बनाओगे। ठीक है, तो कोई भी एक कॉर्नर अगर आप देखते हो, बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है जो हम देख रहे हैं, क्यूब का कोई भी कॉर्नर जो है वो चार लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक तरह से एक लाइन इधर से आई है, एक लाइन इधर से आई है, तो ये लाइन पीछे भी तो जा सकती है। या फिर आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है ना, एक 3D प्लेन है, और अगर मैं इसे इमेजिन करूं, ठीक है, तो कितने प्लेन्स होते हैं ये देखो। एक तो ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, एक पीछे की तरफ प्लेन होगा, एक इधर की तरफ प्लेन होगा और एक इधर की तरफ प्लेन होगा, है कि नहीं? तो चार प्लेन तो आप इस पेपर में ही देख सकते हो। एक तो हो गया एक्स माइनस जेड, एक एक्स प्लस जेड, एक जेड माइनस एक्स, और एक माइनस जेड माइनस एक्स। ये चार प्लेन हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसा मान सकते हैं कि हम ऊपर से देख रहे हैं और ये चार क्यूब्स का टॉप है, तो ये वाला जो चार्ज है वो डिवाइडेड है कि नहीं है चार क्यूब्स के अंदर। और सिमिलरली इसके ऊपर भी आप चार क्यूब्स बनाओगे, तब जाके तो पूरा एक स्फीयर उसके अंदर आ पाएगा। ठीक है ना? या फिर आप याद रख सकते हो, अगर ऐसे विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि कॉर्नर पे अगर आप चार्ज रखते हो तो 1/8 चार्ज क्यूब के अंदर आता है, साइड पे रखते हो तो 1/4 आता है, और फेस पे रखते हो तो हाफ आता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अगर बी पार्ट सॉल्व करो। बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? तो बी पार्ट के लिए हम देख सकते हैं, एक तो Q/8 प्लस 2Q/4, क्योंकि उसे साइड पे रखा हुआ है, और -3Q/4। तो यहां से हमें मिल जाएगा, वो कितना हो गया है? 0, सॉरी, -Q/8। बी का आंसर आ जाएगा -Q/8। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नेट फ्लक्स जो है वो माइनस चार्ज के लिए है, नेट चार्ज अंदर माइनस है। सिमिलरली अगर आप सी पार्ट ट्राई करो, और इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम चलते हैं, तो 3Q तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो 3Q तो पूरा यूज होगा। ठीक है ना? प्लस 2Q जो है वो कॉर्नर पे है, तो 2Q/8, और -Q बाहर है इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 13Q/4 एप्सिलॉन नॉट। काफी लोगों का सही हो रहा है। डी पार्ट, डी का आंसर देखो क्या आ रहा है। किसी को डाउट है इसमें? सी पार्ट तक में डाउट है तो बोल सकता है। डी पार्ट में लिखा हुआ है 2Q और -Q फेस पर है, जो फेस पर होता है वो हाफ आता है। हाँ बोलो अभिनव। डाउट क्या है बेटा, बोलो।
व्हाई वी हैव टू कंसिडर साइन ऑफ चार्जेस। हाँ, तो ये तो काफी सिंपल सी बात है जो तुम्हारा डाउट है, क्योंकि ये तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो है वो बाहर जा रही होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अंदर आ रही होती हैं। तो अगर आप बाहर जाने फ्लक्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो अंदर आने वाले फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना होगा। इसलिए हम नेट चार्ज देख लेते हैं कि नेट चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो नेट फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, नेट चार्ज नेगेटिव होगा तो अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको साइन लेना पड़ेगा। प्रांजल, तुम्हारा डाउट है कि बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गॉस का स्टेटमेंट है, और ये मैं बता भी चुका हूँ कि आपके पास अगर 3D ऑब्जेक्ट है और कोई चार्ज बाहर रखा भी हुआ है तो वो जो फील्ड लाइन बनाएगा वो फील्ड लाइन एक रीजन एक पोर्शन से अगर एंटर करेगी तो कहीं ना कहीं से एग्जिट भी करेगी। तो नेट उसने कोई फील्ड लाइन उसे क्रॉस नहीं की है, क्योंकि फील्ड लाइन एंटर भी की है। एंटर करने वाली को अगर आप पॉजिटिव काउंट करते हो तो एग्जिट करने वाली को आप नेगेटिव काउंट करोगे। जबकि अगर कोई चार्ज अंदर ही होता तो वहां से तो फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, तो एंटर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। इसलिए अंदर वाले चार्जेस जो होते हैं वो फील्ड बनाते हैं, फ्लक्स बनाते हैं, बाहर वाले चार्जेस फ्लक्स नहीं बनाते। डी पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ। 2q और माइनस क्यू फेस के सेंटर पे, यानी उनका हाफ अंदर आएगा, तो 2q/2 माइनस q/2। 3q जो है वो साइड पे, तो उसका 1/4 अंदर आएगा, प्लस 3q/4, और माइनस 4q जो कॉर्नर पे है उसका 1/8 आएगा, माइनस 4q/8। ठीक है ना, तो यहां से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्थ का आंसर, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। बेसिकली आपको थोड़ा सा बस इमेजिन करना था कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बी पार्ट यहाँ पे है। ट्राई करो एक बार, सेकंड का ए पार्ट का आंसर क्या आता है। q/ε0 सभी लोग बोल रहे हैं, q/2 एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है किसी का। ठीक है, तो ए पार्ट में दिया गया है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, यानी कि आधा स्फीयर है, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 2q। अगर हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है 2q, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि मान लो ये पूरा स्फीयर होता। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो वो इस 2q को क्या कर लेता, एनक्लोज कर लेता। तो फिर जो टोटल फ्लक्स होता वो हो जाता चार्ज एनक्लोज, जो कि है 2q/ε0। यानी कि इस टोटल एरिया को कट करने वाला फ्लक्स जो होता वो होता 2q/ε0। लेकिन आपके पास नीचे वाला एरिया तो है नहीं, और एग्जैक्टली हाफ उसका ऊपर वाला एरिया है, तो फ्लक्स भी क्या हुआ होगा, आधा आधा डिवाइड हो गया होगा। आधी फील्ड लाइंस ऊपर जो गई हैं वही सिर्फ एरिया को कट कर रही होंगी, नीचे वाली फील्ड लाइंस तो इसे कट नहीं कर रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि q/ε0। रिस्क भी हो सकती है, जिसकी एक्सिस पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, उसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पर, और रिंग या डिस्क जो भी है उसकी रेडियस हमें दी गई है 3r। तो पूछा गया है इस रिंग या डिस्क से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार कर रहा होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को वैसे तो सॉल्व किया जाए तो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर इसे सॉल्व करना हो तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि क्या कोई फील्ड लाइन इस डिस्क को कट कर रही होगी। तो हम देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो फील्ड लाइन खुद से दूर बनाता है, यानी इस तरह से वो फील्ड लाइंस बनाता है खुद से दूर जाती हुई। तो फील्ड लाइंस तो ऑब्वियसली इसे कट कर रही है, यानी कि इस डिस्क को पार करने वाला कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होने ही वाला है। अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो एक बार मैं बता रहा हूँ। ये हो गया आपका एरिया। ठीक है ना, हम मान लेते हैं यहां से किसी स्मॉलर डिस्टेंस पे जाके मैंने एक छोटी सी रिंग इमेजिन की है।
ठीक है ना। ऐसा देख सकते हो कि ये अगर बड़ी रिंग थी तो आप यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाते हो और डी आर थिकनेस की एक छोटी सी रिंग इमेजिन करते हो। ठीक है, इसका छोटा सा जो एरिया आएगा आपके पास डी ए, उसको हम कह सकते हैं 2πr इंटू डी आर। ठीक है ना, ये हमारी छोटे से एलिमेंटल रिंग का एरिया हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कैसी होगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगी और वो इस तरह से निकल रही होगी। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे हम tan थीटा को लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हमें दी गई है क्योंकि 4r, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं स्मॉल r बाय 4r। ठीक है ना, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी थीटा। पहले मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड का कंपोनेंट इस एरिया को कट कर रहा होगा वो सिर्फ कौन सा वाला होने वाला है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि ये अगर नेट फील्ड थी आपकी E, तो जो इसे कट करने वाला है वो होने वाला है E cos थीटा, क्योंकि जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा वो तो इसे कट नहीं करेगा बल्कि इसकी सरफेस के कैसा हो जाएगा, पैरेलल। ऐसा इमेजिन कर सकते हो। मैं अगर इसे रीड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये हमारी रिंग है, ये हमारा चार्ज है, ये हो गई उसकी एक्सिस, ये है फील्ड जो कि कुछ इस तरह से जा रही है E किसी एंगल थीटा पे, ये एंगल भी है थीटा। एक कंपोनेंट आया E cos थीटा, एक कंपोनेंट आया E sin थीटा। ठीक है ना, तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, E cos थीटा की वजह से, क्योंकि वही हमारे एलिमेंट को कट करेगी। E sin थीटा वाला तो एलिमेंट को कट ही नहीं करेगा। तो अगर मैं छोटा सा फ्लक्स लिखूं डी फाई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया, जो कि है 2πr dr। अगर हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ 16r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 2πr dr। इसी को हमें इंटीग्रेट करना होगा। ये एलिमेंट्स जो हमने लिए हैं वो कहां से इंटीग्रेट करेंगे हम, r बराबर 0 से लेके कैपिटल R तक, और हमें कुछ आंसर मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन हद से ज्यादा लेंदी हो गया है और हद से ज्यादा टफ हो गया है। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड था जिससे कि आप सॉल्व कर सकते थे और आंसर निकाल सकते थे कि नेट फ्लक्स कितना होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें आसानी से ही सॉल्व करना होगा। वो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल से इसी को सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको बस ये देखना है कि जो भी आपका एरिया है वो उस चार्ज पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। यहाँ पे जो हमने रिंग कंसीडर की है, अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट करूं तो ये एंगल बनेगा कुछ थीटा। अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करो तो tan थीटा आपको मिलेगा 3r/4r, यानी कि 3/4, और आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 37 डिग्री। ठीक है ना, सिमिलरली नीचे भी एंगल क्या आने वाला है, 37 डिग्री। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये कोन होता जिसका बेस ये सर्कुलर डिस्क होती, उसमें से जो फ्लक्स पास किया होता वही फ्लक्स होता इस डिस्क से भी। ठीक है ना, तो हम सिंपली फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फाई का फॉर्मूला था Q/2ε0 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा Q/2ε0 1 माइनस cos 37 डिग्री, जो कि हो जाता है 4/5, और यहां से आपको मिलेगा Q/10ε0। ठीक है ना, बेटा डिस्क एक 2D स्ट्रक्चर है। जिनका डाउट है उनका डाउट ये है कि सर यहाँ चार्ज तो सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स कैसे आ रहा है। क्यूब के प्रॉब्लम में तो चार्ज बाहर था तो फ्लक्स नहीं आया था। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन में हमसे उस 3D ऑब्जेक्ट से नेट फ्लक्स कितना पार कर रहा होगा ये पूछा गया था। यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी उसमें बोला गया था कि एक क्यूब है जिसके बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो बताओ उसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना पार कर रहा होगा। तो नेट फ्लक्स तो अभी भी क्या है, 0 है। ठीक है ना, लेकिन इस केस में बोला गया है कि ये चार्ज है Q और एक 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था E.A।
लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस रिंग के लिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बदल ही रही है। एरिया तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना, रिंग का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो आप फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है ना, उसके लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फ्लक्स निकालने के जो तरीके हैं। पहली चीज होती है कि आपको कोई 2D ऑब्जेक्ट दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, और पूछ ले कि उसको क्रॉस करने वाला नेट फ्लक्स कितना है। तो आपके लिए सिंपली फॉर्मूला हो जाता है, फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है ना, जहां आपको एरिया वेक्टर पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, और दोनों के बीच का एंगल पता हो, या वेक्टर फॉर्म में पता हो, तो आप डॉट प्रोडक्ट करके फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दे दी जाती है और कोई पूछता है फ्लक्स। अगर आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, और उसे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है या उसके बाहर कोई चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो फिर उससे नेट फ्लक्स अगर पूछा जाए तो वो नेट फ्लक्स कितना आता है? 0, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस उस 3D ऑब्जेक्ट को एंटर करती हैं वो एग्जिट भी करती हैं। ठीक है ना, इसी में कोई पूछ सकता है कि हाँ, माना कि टोटल फ्लक्स 0 है क्योंकि एंटर करने वाला फ्लक्स इक्वल है एग्जिट करने वाले फ्लक्स के, पर बताओ कि एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है। तो फिर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट। आप फ्लक्स को कहते हो, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। 3D ऑब्जेक्ट में ही तीसरा केस आता है जिसमें कोई बोलता है कि आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसे अगर आप बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो नेट फ्लक्स 0 आता, और कोई अगर इन और आउट का फ्लक्स पूछता तो हम प्रोजेक्टेड एरिया के कॉन्सेप्ट से निकाल देते। पर मान लो कि ये जो 3D ऑब्जेक्ट है ये किसी चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रही है। अब बताओ कि इस चार्ज क्यू की वजह से नेट फ्लक्स इसके जो सरफेस एरिया को कट करके जा रहा है वो कितना है। तो फिर हम बोलते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, यानी कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही है बात? तो अभी जो क्वेश्चन था रिंग वाला, वो बेस था फर्स्ट वाले केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2D है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल जो है वो फिक्स नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। तो मैं सिंपली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाया। पर मैंने ये सोच लिया कि अगर मैं छोटी सी रिंग का एलिमेंट ले लेता तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे कि छोटी सी रिंग का एलिमेंट अगर आपने ले लिया तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो फिक्स है ना। तो उसके लिए हमने छोटा सा फ्लक्स निकाल दिया और उसे मैंने इंटीग्रेट किया होता, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा, तो हम सॉलिड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सॉलिड एंगल के लिए आप बस ये समझ लो कि कोई चार्ज अगर रखा हुआ है और कोई सरफेस है जो उस पर कोई एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है ना, एनक्लोज करने वाली इसमें बात नहीं है। एनक्लोज कर रही होगी तो भी वही आंसर आएगा, और नहीं भी कर रही है तब भी वही आंसर आने वाला है। तो जो नेट फ्लक्स होगा सॉलिड एंगल की हेल्प से हम निकालते हैं, वो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फाई बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट और डी पार्ट ट्राई करो। हाँ ऋषिका, 74 डिग्री एंगल एनक्लोज हो रहा है, लेकिन आप हाफ एंगल लेते हो फॉर्मूले में। मैंने कहा था ना, जो हमने क्वेश्चन डायग्राम अगर देखो, इसका ये हाफ एंगल था, थीटा ये था और थीटा ये था। तो जो रिलेशन निकल के आती है सॉलिड एंगल के साथ, उस फॉर्मूले में ये हाफ एंगल लेना होता है। तो एक्सिस से जो एंगल आ रहा है वो तो कितना आ रहा है? 37 डिग्री आ रहा है, क्योंकि चार्ज क्यू ऐसे है और ये एक्सिस है। टॉप पॉइंट को कनेक्ट करने पे 37 डिग्री है और बॉटम को कनेक्ट करने पे 37 डिग्री है, तो टोटल 74 है। पर कन्वर्जन जब हमने किया है सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल में, तो हमने जो लिया होगा वो लिया है हाफ एंगल, तो आपको हाफ एंगल ही पुट करना होगा।
हाँ, D5 फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन हमने किया है उसमें बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग ले लिया। इस छोटे से एलिमेंटल रिंग का एरिया वेक्टर राइट की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही वाली लेनी है जो उसके अलोंग आ जाए, जो इसे कट कर रही हो, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। सी पार्ट क्या आंसर है? Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। एक आंसर आया अभी तक। ठीक है, तो सी पार्ट में पहला पार्ट है फ्लक्स थ्रू द होल एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, और दूसरा है थ्रू पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन। क्या आंसर आएगा? सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। Q by 2 एप्सिलॉन। एक्स वाई प्लेन से पूछा गया है तो वो तो 0 ही आने वाला है आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप इमेजिन करो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी फ्लक्स होगा वो इसके ऊपर एक तो निकल रहा होगा कॉपी के, और जो फ्लक्स होगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। जो भी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी वो इस प्लेन ऑफ पेपर से तो पैरेलल ही रहेगी, जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फेंकेगा फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइंस ऊपर फेंकी जाएंगी वो इस प्लेन को पेपर को कट नहीं करेंगी, जो फील्ड लाइंस नीचे फेंकी जाएंगी वो इस पेपर को कट नहीं करेंगी, और जो इस पेपर के अलोंग फेंकी जाएंगी वो भी इस पेपर को कट नहीं करेंगी। तो एक्स वाई प्लेन से टोटल फ्लक्स तो क्या आने वाला है दोनों ही केसेस में? 0। इसकी जगह अगर एक्जेड प्लेन से पूछा होता तो आंसर क्या आता? एक्स और जेड प्लेन से अगर पूछा गया होता तो आंसर क्या आता? समझ आया ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है एक्स वाई प्लेन का आंसर 0 क्यों आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलो अभी। ऐसा इमेजिन करो कि ये मैंने जो डॉट बनाया है ये इस पेपर के ऊपर बनाया है, और यही मान लो कि हमारा चार्ज है। अब ये चार्ज चारों तरफ फील्ड लाइंस फेंक रहा होगा, लेकिन जो इस पेपर के प्लेन में फेंकेगा वो तो ऐसे ही फेंकेगा। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये इस पेपर को कट तो नहीं कर रही हैं, ये लाइंस इस पेपर के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इनका कोई फ्लक्स नहीं हो सकता। जो फील्ड लाइंस ऊपर फेंकी जाएंगी वो तो ऊपर की तरफ चली गई, उन्होंने भी इस पेपर को कट नहीं किया, तो उनका भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा। सिमिलरली जो पेपर के नीचे इस चार्ज ने फेंकी होंगी वो भी इस पेपर को कट नहीं करेंगी, तो उनका भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो नेट फ्लक्स ही क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन से नेट फ्लक्स क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अब पूछा जाए कि एक्जेड प्लेन से, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि एक्जेड प्लेन से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो कोई बता सकता है क्या? थ्रू होल एक्जेड प्लेन एंड थ्रू पॉजिटिव एक्जेड प्लेन। अंशुमान बोल रहे हैं एक्जेड प्लेन से भी शायद 0 होगा। हाँ बोलो सुमित, क्या डाउट है? ठीक है ना। एग्जैक्ट प्लेन से अगर पूछा जाए तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, मान लो कि ये जो नोटबुक है ये आपका एग्जैक्ट प्लेन है, ठीक है ना। मैं बोल देता हूँ ये ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस।
अब जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है? चार्ज जो रखा हुआ है वो वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इस प्लेन ऑफ पेपर से थोड़ा सा ऊपर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हो गया जो टिप है हमारे पेन का, वो हो गया आपका चार्ज। अब ये टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? कोई भी चार्ज टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा वो तो हमें पता है कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? क्योंकि चार्ज क्यू को अगर किसी भी शेप से आप एनक्लोज कर दोगे तो उसका टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। यानी कोई भी चार्ज जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस करता है 3D स्पेस में, वो टोटल फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? अब ऐसा इमेजिन करो कि ये अगर एक पेपर है, एक्स जेड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? तो ये पूरा ऐसा फैला हुआ है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हमारा एक चार्ज है। तो अगर मैं ए डिस्टेंस ऊपर एक और एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल एक प्लेन इमेजिन कर लूं, ठीक है ना, इसी एक्जेक्ट प्लेन के, ये प्लेन ऑफ पेपर के, यहाँ पर हमें पता है कि चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है ना? या फिर डायग्राम में अगर देखा जाए कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस थी, और यहाँ पर हमारा चार्ज है क्यू, ठीक है ना? तो ये प्लेन तो पूरा इन्फिनिटी तक है, नीचे वाला प्लेन, और ये डिस्टेंस जो है चार्ज की इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ए है। तो इससे ए ही डिस्टेंस ऊपर अगर मैं एक और इन्फिनिटली लार्ज प्लेन इमेजिन कर लूं जो कि पैरेलल है, किससे पैरेलल है? एक्जेक्ट प्लेन से पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज क्यू है ये एग्जैक्टली बीच में है इन दोनों प्लेन्स के। अब क्योंकि ये दोनों प्लेन्स इन्फिनिटली लार्ज हैं तो ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे होंगे, और कोई भी दो इन्फिनिट प्लेन्स जो कि एक दूसरे से पैरेलल हों वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ जाके कर सकते हैं? इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये चार्ज जो फील्ड लाइंस बनाएगा वो पूरे 3D स्पेस में बनाएगा इस तरह से, ठीक है ना? तो या जो फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ बनाई गई होंगी वो तो ऊपर वाले प्लेन को कट कर जाएंगी, और जो फील्ड लाइंस नीचे बनाई गई होंगी वो नीचे वाले प्लेन को कट कर जाएंगी। जो फील्ड लाइंस इन प्लेन्स के पैरेलल बनाई गई होंगी वो भी इन प्लेन्स को कट कर जाएंगी, कहाँ जाके? इन्फिनिटी पर जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज का टोटल फ्लक्स या तो ऊपर वाले प्लेन में डिवाइड होगा या फिर नीचे वाले प्लेन में डिवाइड होगा। तो टोटल फ्लक्स क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो नीचे वाले टोटल एक्जेक्ट प्लेन से आप फ्लक्स बोल सकते हो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप इमेजिन करो एक एग्जेक्ट प्लेन, ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया हमारा एग्जेक्ट प्लेन और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करा हुआ है, ठीक है, ये है आपका एग्जेक्ट प्लेन, और यहाँ पर रखा हुआ है कोई चार्ज क्यू, ये डिस्टेंस हमें दी गई है ए। अगर मैं इतनी ही डिस्टेंस ऊपर एक और इन्फिनिटली लार्ज प्लेन ले लूं जो कि एग्जेक्ट प्लेन से पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ये चार्ज क्यू एग्जैक्टली उसके बीच में है कि नहीं? अब ये चार्ज क्यू जो भी फील्ड लाइंस बनाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ बनाता है तो सभी की सभी फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं जाके ऊपर वाले प्लेन को तो कट करेंगी ही करेंगी। सिमिलरली ये जो नीचे बनाएगा वो सभी कहीं ना कहीं जाके नीचे वाले प्लेन को तो कट करेंगी ही करेंगी। और ये कहाँ बना सकता है? ये एग्जैक्टली इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल एक फील्ड लाइन बना सकता है। ये फील्ड लाइन भी इन्फिनिटी पे जाके इन दोनों प्लेन्स को कहीं ना कहीं कट तो करेगी ही। अब कोई भी चार्ज क्यू नेट फ्लक्स कितना बना रहा होगा वो हमें पता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चार्ज क्यू टोटल फ्लक्स कितना बनाता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये दोनों प्लेन्स इसके अबाउट सिमेट्रिकल हैं तो इनमें जो फ्लक्स डिवाइड हुआ होगा वो आधा आधा डिवाइड हुआ होगा, इसलिए टोटल एग्जैक्ट प्लेन से जो फ्लक्स आता है वो आता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है एग्जैक्ट प्लेन खुद ही कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना? इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो पूछा गया पॉजिटिव एग्जैक्ट प्लेन से कितना फ्लक्स किया होगा, तो वो फ्लक्स होगा इस फ्लक्स का आधा, यानी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का 1/4, सॉरी 1/4 होगा, तो वो हो गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। किसको क्यूब क्यों नहीं मान सकते कुणाल? मैं जरा अनम्यूट कर रहा हूँ तो अपना डाउट बोल सकते हो उसके बाद। एक बार आओ ना, आप आओ, आपका फ्रेंड। बोलो बेटा, डाउट क्या है कुणाल?
अभिनव, हर क्वेश्चन को आप सॉलिड एंगल से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये फ्लक्स वाले क्वेश्चन इनमें विजुलाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आप हर एक में सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट लगाना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया Q/8ε। इन्फिनिटी पर और 4 सरफेस ऐड कर सकते हैं। कुणाल, इन्फिनिटी पे 4 सरफेस ऐड नहीं किए जाते हैं, इन्फिनिटी पे दोनों प्लेन जाके मीट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही वो चार्ज एनक्लोज हो चुका है, एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिवाइड हुआ है। आप जो समझना चाह रहे हो, तुम इन्फाइनाइट साइड का क्यूब समझना चाह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस तो सिर्फ 2a ही है ना, तो ये इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन थोड़ी ना हुआ एक साइड से, ठीक है। डी पार्ट का आंसर अभिरूप ने दे दिया है, ठीक है। वो भी सिंपल है, डी पार्ट में क्या बोला गया है देख लो एक बार। इसमें बस हमें हाफ एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे चार्ज 2q दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी गई है r/2, और ये डिस्टेंस दी गई है हमें r√3/2। तो अगर आप ये हाफ एंगल थीटा कैलकुलेट करो तो टेन थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/√3, यानी थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो सिंपली आप कह सकते हो कि Q/2ε0 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। Q/2ε0 होता है, फॉर्मूले में याद रखना। डी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। प्लस एक्स वाई प्लेन का रोहन को आंसर पूछ रहे हो तुम, जब टोटल एक्स वाई प्लेन से फ्लक्स जीरो है तो पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन से भी जीरो ही होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्जेक्ट प्लेन से अगर पूछा जाए हमसे, क्योंकि हमने एक्जेक्ट प्लेन से निकालने के लिए बस ये इमेजिन किया कि मेरा अगर ये हाथ नीचे का एग्जैक्ट प्लेन है और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही प्लेन एक ऊपर इमेजिन कर लिया उतनी ही डिस्टेंस पर, तो हमें कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन थे, तो इन दोनों से फ्लक्स इक्वली डिवाइड हुआ है Q/2ε0, ठीक है ना। और एग्जैक्ट प्लेन खुद ही 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पॉजिटिव एक्जेक्ट, एक नेगेटिव एक्स प्लस जेड, एक नेगेटिव एक्स नेगेटिव जेड। तो फिर Q/2ε0 का 1/4 हो जाएगा वो, यानी Q/8ε0। अंशुमन, तुम्हें एक चीज शायद क्लियर नहीं हो रही है, तुम कह रहे हो कि 3D सरफेस के बाहर है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताया तो तीनों मेथड क्या थे क्वेश्चन पूछने के। फ्लक्स को चार्ज अंदर है बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जिसको भी समझ नहीं आया मैं डी पार्ट फिर से बता रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा फ्लक्स का मीनिंग क्या है। फ्लक्स को चार्ज अंदर है बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स का सिंपली मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन रीजन। अगर कोई फील्ड लाइन किसी रीजन को कट कर रही है तो फिर फ्लक्स होगा, अगर कट नहीं कर रही है तो फिर फ्लक्स नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि डी पार्ट में दिया हुआ है, जैसे कि अब तुम्हें जो कंफ्यूजन आ रहा है पता नहीं किस चीज में आ रहा है। अगर हमें एक 3D ऑब्जेक्ट दी होती और उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस हैं, क्या वो इसे कट कर रही हैं? हाँ, वो इसे कट कर रही हैं, तो क्या फ्लक्स होना चाहिए? हाँ, फ्लक्स होना चाहिए। लेकिन टोटल फ्लक्स को अब डिफाइन ऐसे किया गया कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए अगर उसमें घुसने वाली लाइंस का फ्लक्स आप पॉजिटिव लेते हो तो निकलने वाली लाइंस का फ्लक्स आपको नेगेटिव लेना चाहिए। तो उसमें से नेट फ्लक्स क्या आ जाता है? जीरो। पर फिर भी कोई बोले घुसने वाला फ्लक्स बताओ, तो आप प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हो। अब अगर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चार्ज है तो हम जानते हैं कि कोई फील्ड लाइन एंटर नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? एग्जिट कर रही है। तो फिर उसका फ्लक्स कितना आ जाता है? Qin/ε0, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है तुमसे कि ये हमारी 3D ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से बॉल जैसा दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये कोई चार्ज है 2q, ये डिस्टेंस दी गई है r/2 और ये डिस्टेंस दी गई है r√3/2। अब अगर तुम बोलो कि हाँ ये चार्ज तो बाहर है, ठीक है ना, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, हमें अगर वो कैलकुलेट करना है तो ऐसा सोच के देखो कि कितनी फील्ड लाइंस है जो कि इसे कट कर रही होंगी। इस बॉल को ये सिर्फ कट ही तो कर रही है एक तरह से, ये इसके सेंटर पर ही तो रखा गया है, सेंटर पर नहीं रखा गया है, मतलब है तो यहीं पर,
किसी डिस्टेंस r√3 पे फील्ड लाइंस से कट ही तो कर रही है, हमें बस ये निकालना है कि जो फील्ड लाइंस कट कर रही है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो आपको बस ये देखना होता है कि उसने कितना एंगल सबटेंड किया है किसी भी सेक्शन ने, किसी भी एरिया ने चार्ज के ऊपर। तो जो एंगल उसने सबटेंड किया है हाफ एंगल, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें मिलता है 30 डिग्री। तो आप उसमें ये पुट कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर सिंपली। ठीक है, फ्लक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस तरह से पढ़ाने में, मुझे भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तुम्हें समझने में भी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। मेनली बस तुम्हें ये निकालना है, ई डॉट ए करना है एक तरह से कुछ भी करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है ना, जिसमें 2D का 3D का, एक बार आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा पीडीएफ जब मिलेगा तो। ठीक है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार ट्राई करो जरा थर्ड क्वेश्चन। सभी लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें बोला गया था फ्लक्स ऑफ Q1 थ्रू द रिंग इज हाफ ऑफ द फ्लक्स ऑफ Q2 थ्रू द सेम रिंग। बीच में एक रिंग रखी गई है, साइड में दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे गए हैं, सेपरेशन दिए, रेडियस दिए। बोला गया है कि Q1 चार्ज इस रिंग में से जितना फ्लक्स पास करता है वो हाफ है एज कंपेयर टू Q2 जितना चार्ज इस रिंग से पास करता है। तो बताओ Q1 बाई Q2 कितना होगा। किसी का आंसर आ रहा है? 5/4, 5/2, 5/12। परमानंद, विदित और रोतेश सबका अलग है, 5 कॉमन है, सबका 5 तो आ ही रहा है ऊपर, नीचे सबका अलग आ रहा है। 5/2 सबसे ज्यादा, 5/2। सौरभ का रूट में आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन से तो करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, हम क्या यूज करेंगे, सिंपली फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है ना। तो ये हो गया Q1, ये हो गया आपका Q2, ये डिस्टेंस है 4R, ये डिस्टेंस है आपका 3R। पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ θ1 जो कि है पहला हाफ एंगल। ठीक है, तो tan ऑफ θ1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 3/4, यानी θ1 तो आपका हो गया कितना, 37 डिग्री। सिमिलरली मैं निकाल लेता हूँ θ2, tan ऑफ θ2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3R/√3R, यानी कि √3, और θ2 की वैल्यू जो हो जाएगी 60 डिग्री। अब फ्लक्स की बात करते हैं। तो Q1 हमें बोला गया है पहले वाले का जो फ्लक्स है वो हाफ ऑफ Q2 है। ठीक है ना, फ्लक्स ऑफ Q1 इज हाफ ऑफ फ्लक्स ड्यू टू Q2। फ्लक्स ऑफ Q1 होगा Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 37 डिग्री। ये इक्वल होना चाहिए Q2/2 एप्सिलॉन नॉट हाफ ऑफ Q2/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। तो ये टू एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा Q1 1 माइनस 4/5, इक्वल हो जाना चाहिए 1/2 1 माइनस 1/2 cos 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा हाफ। ठीक है ना। तो ये हो गया 4, और Q1/Q2, यहाँ पे Q2 था, Q1/Q2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 5/4।
सौरभ बोल रहे हैं कि थीटा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्यों होगा भाई? एंगल निकालने के बाद का स्टेप एक बार वापस करना है बेटा। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको हाफ एंगल पता है, ठीक है ना, कोई भी एरिया आपको दिया हुआ है और वो जो चार्ज पे सबटेंड कर रहा है हाफ एंगल थीटा है, तो जो फ्लक्स उस एरिया से कट करके जा रहा होगा ऊपर और नीचे टोटल मिला के, जो फ्लक्स उस एरिया को कट करके जा रहा होगा वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा है आपका हाफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था Q1 और ये डिस्टेंस थी 4r और ये थी 3r, तो ये एंगल आया था 37 डिग्री और सिमिलरली ये एंगल आपका आया था 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं और बोला गया है कि जो फ्लक्स ड्यू टू Q1 है, यानी फ्लक्स ड्यू टू Q1 वो है हाफ ऑफ फ्लक्स ड्यू टू Q2। अब फ्लक्स में इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा, तो Q1 का हो गया Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 37 डिग्री, और ये इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ Q2/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, और इससे हमें जो मिलता है Q1/Q2 वो हमें मिल जाता है 5/4। हाँ सौरभ, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट कर दिया तुम्हें, बोलो। ये गाना कौन चला रहा है भाई? आशुतोष राउत है सर को। आशुतोष राउत। ठीक है, बिस्किट ले आते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट था तुम्हारा सौरभ? हाँ सर इसे बोला tan थीटा सर, थीटा 2 सर √3/3 होना चाहिए ना सर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है सर। tan थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हाँ सर वही सर √3/। तुम ये नहीं समझ पा रहे? ये 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर तो ये होगा ना 3r, और बेस ये होगा। हाँ सर समझ गया। हेलो, हाँ डाउट है किसी को? हाँ सर एक क्वेश्चन था, ये वो XZ वाला XZ प्लेन वाला क्वेश्चन में सर आप XZ प्लेन तो आपके पेपर के प्लेन में लिए, तो अगर मैं Z को हाइट लेके XY प्लेन पेपर के प्लेन में ले लेता तो भी सेम आंसर आता क्या? नहीं, पर वो चार्ज जो रखा गया है वो y एक्सिस पर ही रखा गया है ना। तुम ऐसा इमेजिन करो कि देखो चार्ज y एक्सिस पर है, तो XY प्लेन जो होगा वो तो y एक्सिस को कंटेन ही कर रहा होगा। कोई भी फील्ड लाइन उस प्लेन को कट ही नहीं कर सकती जो y एक्सिस को कंटेन ही कर रहा है। हम ऐसा समझ सकते हैं ना कि ऐसा इमेजिन करो आपके पास एक विंडो है, ठीक है ना, और बाहर से लाइट क्रॉस करके आती है कि नहीं आती है अंदर की तरफ। अब अगर हम विंडो पर ही एक बल्ब को फिट कर देंगे तो लाइट विंडो के अंदर की तरफ आ सकती है, बाहर की तरफ जा सकती है। कोई फील्ड लाइन विंडो को कट थोड़ी करेगी कोई लाइट, अगर आपने बल्ब लगाया ही सीधे विंडो पर है तो। हाँ, अंदर वाले बल्ब की लाइट कट करके बाहर जाती है, बाहर की लाइट कट करके अंदर आती है, पर अगर बल्ब लगा ही बीच में है तो फिर वो लाइट तो कट करेगी नहीं ना उस प्लेन को। उस तरह का क्वेश्चन था, तो आप लाइट से इमेजिन कर सकते हो किसी भी चीज को। फील्ड लाइन लाइट की तरह ही होती है, ठीक है ना। हाँ अभिनव, तुम बोलो व्हाट इज अ गुड बुक फॉर दिस चैप्टर? एचसी वर्मा है बेटा, और कोई बुक ही नहीं है, सिर्फ एचसी वर्मा है हर चैप्टर के लिए, इसी के लिए नहीं है, हर एक के लिए। ठीक है, तो इसमें जो और क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें एक बार ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, एक बार जरा ट्राई करो, सिंपल है, अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ आया तो इसका आंसर आ जाएगा। नन होगा। नन? हाँ सर इसका 0 आना चाहिए प्लस। 0 क्यों आना चाहिए भाई? सर सी सर ग्रेटर देन सर सी होगा, सी होगा, सी होगा, Q greater than 5 greater than Q/2 L0। सी होगा सर।
सी। हाँ सर हाँ, सी तो होगा। इसका आंसर सी ही आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, एकदम सेंटर पे रखते तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर होती हैं उतनी नीचे होती हैं, तो फ्लक्स इक्वली डिवाइड हुआ तो हाफ आंसर आया था। पर अगर चार्ज थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो हम जानते हैं जो फील्ड लाइंस नीचे भी फेंकी जाएंगी, ठीक है ना, मान लो कि जो नीचे ही फेंकी जाएंगी उनमें से कुछ फील्ड लाइंस इसको कट करके क्या कर सकती हैं, निकल सकती हैं। या फिर आप सिंपली ये इमेजिन कर सकते हो कि देखो ये जो एंगल सबटेंड करेगा सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से अगर मैं समझना चाहूँ तो इसके एंड्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो एंगल है वो पाई से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या हाफ एंगल पाई बाय 2 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो फ्लक्स जो है वो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुणाल ने बोला था q बाय एप्सिलॉन नॉट। हेलो, हाँ सर ये क्लोज 3D है। अरे मेरे भाई नीचे वाले को नहीं काउंट करना है, ठीक है ना, हेमिस्फीयर है, नीचे से खाली मानना होता है। तुम सारे क्वेश्चन में यही समझ रहे हो क्या? ऐसे तो फिर इसमें भी यही हो जाना चाहिए था, ये जो था। अच्छा, इसलिए सब लोग कंफ्यूज के डी पार्ट में, सभी लोग जो डी पार्ट का क्वेश्चन था, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ सर, स्टार्टिंग में लगा कि वो क्लोज है इसीलिए गड़बड़। नहीं क्लोज, फिर तो 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मानना है यहाँ से एंट्री पॉइंट कट करते हुए नहीं काउंट करना है, सिर्फ जो कर्व सेक्शन था सिर्फ उसी को काउंट करते हुए बताना है। हाँ ठीक है सर, ना? अब ठीक है। तो वैसे तो फिर हर एक का ही 0 आ जाएगा फिर तो, क्योंकि चार्ज बार। ठीक है, आगे ये जो क्वेश्चन 5th में मैंने स्टार करा हुआ है, ये सभी लोग एक बार सोचना घर पे, ठीक है ना। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसका जो ए पार्ट है, हाँ चॉकलेट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल भाई, जितनी चॉकलेट चाहिए होंगे मैं दे दूंगा आके आऊं तो, ठीक है। तो 5th का ए पार्ट है, वो सभी लोग जरूर ट्राई करना। बी पार्ट अभी बता सकते हो तुरंत आंसर क्या होगा। कॉर्नर पे रखा गया है, क्यूब है, उसके बेस से, बेस वाली जो साइड है उससे कितना फ्लक्स जा रहा है ये पूछा गया 5th के बी पार्ट का। q by 24 epsilon किसका आंसर बता रहे हो? नॉट बी का। q by 24। हाँ सही है। और किसी का आ रहा है? सर वही है। सोच लो आराम से। q by 8 48 आएगा सर। q by 48 आ रहा है सर q by 48 होगा ना? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करो कि इसके अंदर चार्ज कितना है वो तो हमें समझ आ रहा है, q by 8। तो टोटल फ्लक्स जो इस क्यूब को पार कर रहा है वो तो कितना है, q by 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ऐसा इमेजिन करो जरा, मैं नाम दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जो फील्ड लाइंस होंगी, अब तुमने क्या किया, जिन लोगों ने शायद 48 बोला है उन्होंने इस फ्लक्स को 6 साइड में डिवाइड कर दिया है इक्वली, है कि नहीं? पर जब हम 6 साइड में इक्वली डिवाइड कर रहे थे उस समय चार्ज सेंटर पे रखा था, और मैंने बोला भी था कि सेंटर जो है वो क्यूब के लिए क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिक है, इसलिए हर फेस से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही थी। पर अब ऐसा इमेजिन करो, सबके पास घर तो है ही, घर में बैठे होगे, अगर आपके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो जो वॉल आपकी छत है, छत को कितनी फील्ड लाइंस कट करेंगी, या इस डायग्राम में जो ABCD फेस है उस फेस को कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही होंगी? भी नहीं, 0। क्या किसी को लगता है कोई फील्ड लाइन कट कर सकती है? नहीं सर, नहीं कर सकती। या तो ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना, या नीचे निकल जाएगी, या इसके पैरेलल निकल जाएगी। समझ आ रहा है? तो कोई ABCD को, यानी कि ABCD से कोई फ्लक्स नहीं जा सकता। अच्छा, CDGF इनसे कोई फ्लक्स जा सकता है? नहीं। तो CDGF से भी कोई फ्लक्स नहीं जाने वाला। और सिमिलरली अब तुम समझ गए होगे CBEF से भी कोई फ्लक्स नहीं जाने वाला। यानी वो कॉर्नर जुड़े वाले से नहीं जाता है, वो कॉर्नर जिन 3 वॉल से जुड़ा हुआ है उनसे कोई फ्लक्स नहीं भेजने वाला। समझ आ रहा है?
तो वो फ्लक्स जाएगा किन से, जो बचे हुए 3 सामने वाले फेसेस हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3, यानी कि Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर में कोई अगर ये सोच रहा हो कि ये चैप्टर में समझ आना बंद हो गया, तो ऐसा मत सोचना। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये जो फ्लक्स वाली चीज है यही थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें विजुअलाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, अगर तुम अपने रूम में बैठे हुए हो तो एक कॉर्नर को देखो रूम के, जैसे कि यहाँ पे हमने ये चार्ज रखा हुआ है, इस कॉर्नर से जुड़े हुए जो 3 फेसेस हैं, जैसे कि इस बुक में ABCD है, और पीछे की एक वॉल है BCFC, ठीक है ना, BCFE, और एक फेस है CDGF। अगर आप यहाँ से देखो तो इन तीनों फेसेस से कोई भी फ्लक्स जा नहीं सकता, क्योंकि चार्ज या तो फ्लक्स ऊपर भेजेगा या नीचे भेजेगा या इन फेसेस के पैरेलल भेजेगा। बेसिकली ये चार्ज जिन भी ये चार्ज जिन भी फेसेस से कनेक्टेड है उनसे कोई भी फ्लक्स क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो फ्लक्स जाएगा कहाँ से, बचे हुए 3 फेसेस से। ये जो फेसेस हैं इन्हें कट करके चार्ज जा रहा होगा, फ्लक्स जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने उसे 1/3 से डिवाइड कर दिया। सर ये सिमेट्रिकल होना जरूरी है क्या चार्ज के रिस्पेक्ट में सारे के सारे प्लेन्स? जो 3 प्लेन्स है सामने, मतलब सिमेट्रिकल होना जरूरी है, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे तीन में। बिल्कुल। सिमेट्रिक नहीं होगा तो आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। तभी तो यहाँ पे जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, उसमें मैं वैल्यू नहीं बता पाया। मैंने बस कहा कि 5 विल बी ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस वगैरह चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चंस? नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ हमेशा ये जो क्वेश्चन है 5th का, ये पार्ट ये काफी टफ माना जाता है, पर ये भी इसी पे बेस्ड है। सब कुछ आपको सिमेट्रिकली होगा, हालांकि इसमें इमेजिन थोड़ा सा ज्यादा करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इसमें शेडेड रीजन से आपको फ्लक्स बताना है, इन्फिनिटी तक जो शेडेड रीजन है 5th के पार्ट में। तो पहले आपने Q/8 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? वो तो बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुका है कि चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है तो क्यूब में से फ्लक्स जो जाता है वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट जाता है। कॉर्नर का 1/8, साइड का 1/4 और फेस का 1/2। सर ये Q/24 एप्सिलॉन नॉट जो है वो तीनों फेस से जाएगा या सिर्फ इस फेस से जाएगा जो शेडेड? नहीं, तीनों से इक्वल जाएगा, क्योंकि तीनों फेसेस के लिए अब सिमेट्रिकल हो चुके हैं। अच्छा, तीनों से इक्वल फ्लक्स जाएगा ये वाला। हाँ, ठीक है ना। चलो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।